Good morning. We will continue our discussion related to regression and correlation. So हम स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने ये डिस्कस किया था अभी तक कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन और डमी वेरिएबल्स के बारे में, और हमने एग्जाम्पल 3 में डिस्कस किया था कि जब डमी वेरिएबल जो होगा एज ए प्रिडिक्टर वेरिएबल, जिसमें हमने सेक्स को एज ए डमी वेरिएबल यूज किया था, विच वाज आल्सो द प्रिडिक्टर वेरिएबल, तो उस केस में लॉजिस्टिक रिग्रेशंस करने के क्या तरीके हैं, हम कैसे करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन, उसको डिस्कस किया था। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यदि हमारा डमी वेरिएबल जो है वो रिस्पॉन्स वेरिएबल हो तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन को फाइंड करने के लिए। राइट, सो वी विल जस्ट गो एंड इलस्ट्रेट द मेथड्स ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जो एग्जाम्पल 4 जो है उसको डिस्कस करता है। राइट, इसको हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमने ये देखा था कि ये पूरा का पूरा क्वांटिटी जो है वो हमारा हो जा रहा है कितना, v। राइट, सो दिस बिकम्स आवर v, करेक्ट। तो ये दिस इक्वेशन विल बिकम लाइक नाउ ये पार्ट। तो नेक्स्ट जब सॉल्व करेंगे, एल रिमूव करना हो तो ये बन जाएगा हमारा, देखो p डिवाइडेड बाई 1 माइनस p, और ये बन जाए, यहाँ पे बन जाता है e टू द पावर, e का पावर इधर v कर देते हैं हम लोग, तो ऐसे बन जाता है। कोई भी एल रिमूव करना हो तो ये क्वांटिटी हमें सेम रखनी है, और इधर जो भी क्वांटिटी है वो e के पावर में चला जाता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को, तो हमारा p का वैल्यू निकल के आ जाएगा आपका, p विल बी इक्वल टू दिस इक्वेशन, e टू द पावर v डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर v, करेक्ट। दिस इक्वेशन विल बिकम, देखो क्योंकि ये क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको डिवाइडेड बाय 1 कर लेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो e टू द पावर v एक बना टर्म, अब p इंटू e टू द पावर v बना। राइट, तो अब क्या करेंगे, ये p e टू द पावर v वाले टर्म को इधर ले लेंगे, तो ये बन जाएगा, दोनों में p कॉमन हो जाएगा। राइट, और तो हम क्या करेंगे, p इंटू 1 प्लस ई टू द पावर v विल बी इक्वल टू ई वी हो जाएगा, और फिर फाइनली हम लोग e टू द पावर v को 1 प्लस ई टू द पावर v को राइट हैंड साइड में ले लेंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगा। आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा ये। राइट, सो अभी क्या है कि हमें ये पर्टिकुलर p का इक्वेशन मिल जाएगा। नाउ वी सी द फॉलोइंग 2 सेट्स ऑफ द रिजल्ट। अब ये 2 सेट्स ऑफ द रिजल्ट है, उसको देखते हैं। इफ वी यूज द मॉडल above and substitute the height of 183 centimeter or 72 inch and arm circumference of 33 centimeter or 13 inch, we can solve for p to get p is equal to this much. Right, अब देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हाइट का वैल्यू जो है इस इक्वेशन में 183 सेंटीमीटर डाल रहे हैं, और हम लोग आर्म सर्कमफेरेंस का वैल्यू जो है 33 सेंटीमीटर रख रहे हैं। तो हमारा p का वैल्यू जो मिल रहा है यहाँ पे इस इक्वेशन को यूज करते हुए, जैसे हम इस इक्वेशन को अब यूज करेंगे, इस इक्वेशन को यूज करके हमारा p का वैल्यू जो है वो आता है 0.976, and that's what it indicates, indicating that such a person has a 97.6% chance of being male. तो इससे हमें पता चलता है कि 97.6% चांस है कि वो मेल होगा।
इन कॉन्ट्रास्ट ए स्मॉलर पर्सन विथ हाइट 150 सेंटीमीटर, यदि मान लो कि हम लोग 150 सेंटीमीटर का वैल्यू रखते हैं HT की जगह पे, एंड आर्म सरकमफेरेंस जो है उसका वैल्यू हम 20 सेंटीमीटर रख रहे हैं, दैट रिजल्ट्स इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ P इज इक्वल टू 0. इस केस में हमें प्रोबेबिलिटी मिल रही है यदि हाइट का वैल्यू हम 150 सेंटीमीटर और आर्म सरकमफेरेंस जो हम ले रहे हैं उसका वैल्यू हम 20 सेंटीमीटर रख रहे हैं, तो हमें प्रोबेबिलिटी का वैल्यू मिल रहा है P इज इक्वल टू 0.0134. अब ये क्या इंडिकेट करता है कि such a small person is very unlikely to be male, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम आ गई। एंड यहाँ पे इस केस में प्रोबेबिलिटी जो थी वो काफी ज्यादा थी, राइट ना 0.97 थी, तो हमने ये इंडिकेट किया कि इट इज ए मेल, क्योंकि P जो है P इज इक्वल टू 1 इज फॉर मेल। इस इक्वेशन में यदि P का वैल्यू 1 के आसपास में आ रहे हैं तो इसका मतलब जो है वो मेल है, राइट। नाउ तो हमने देखा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशंस में कि हमारा जो मेथड जो है, जब डमी वेरिएबल जो है वो प्रिडिक्टेड वेरिएबल, प्रिडिक्टर वेरिएबल के केस में यदि हम रखते हैं तो लॉजिस्टिक रिग्रेशंस करने का तरीका अलग है, और जब वही वेरिएबल डमी वेरिएबल जो है जब रिस्पांस वेरिएबल के बीच में की तरह काम करता है तो हमें डिफरेंट मेथड से लॉजिस्टिक रिग्रेशंस करना होता है, राइट। ये चीज हमें पता होना चाहिए। बाकी चीज जो है वो जो भी कैलकुलेशन जो कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर से हो रहा है, और हमने पहले भी बोला था कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन और उससे आगे के हम जो भी कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं अभी लॉजिस्टिक रिग्रेशंस, वो सारे जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं टू अंडरस्टैंड। उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए, और हमें एक मैनुअल कैलकुलेशंस नहीं करना है। मैनुअल कैलकुलेशन जो वेरी टीडियस है, इसलिए हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज करने वाले हैं, राइट। अब हम चलते हैं नॉन लीनियर रिग्रेशन की तरफ। अभी तक हम लोग लीनियर रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, अब हम लोग नॉन लीनियर रिलेशन, दो वेरिएबल के बीच में जब नॉन लीनियर रिलेशनशिप होगा तो हम लोग उसके मेथड्स क्या हैं रिग्रेशन करने के, राइट। सो द प्रीवियस सेक्शन, the preceding sections of this chapter deal with linear relationship only, but not all in the world is linear. This section is a brief introduction to methods for finding some non-linear functions that fit sample data. We focus on the use of technology because the required calculations are quite complex. Non-linear regression के केस में भी जो कैलकुलेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है, इसलिए हम लोग यहाँ पर भी we will be using technology, means that is the software we are going to use because the required calculations are quite complex. So let's move ahead, right. Shown below are the 5 basic generic model considered in this section. Each of the 5 model is given with a generic formula along with the example of a specific function and graph, right. अभी देखो हमारे पास इसने यहाँ पे 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ दिए हुए हैं, और उस ग्राफ के जो है हमारे पास इक्वेशंस दिए हुए हैं बेसिकली, राइट। इक्वेशंस मींस वो मॉडल जो इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लाइक एक लीनियर रिलेशनशिप है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और एग्जाम्पल दिया y इज इक्वल टू 1 प्लस 2x, b की जगह पे 2 और a की जगह पे 1, और दिस इज द लीनियर वाला पार्ट है। दूसरा रिलेशनशिप जो दिया हुआ लॉगरिथमिक है, जहाँ पे y इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x है, और यहाँ पे a की जगह पे 1 है
और b की जगह पे 2 नेचुरल लॉग ऑफ x है। नाउ इस दिस ग्राफ इज लाइक दिस। अब तीसरा रिलेशनशिप जो है वो पावर फंक्शन है y इज इक्वल टू ए एक्स का पावर b, और यहाँ पे y इज इक्वल टू ए की जगह पे यहाँ पे 3 है और b की जगह पे 2.5 है, एंड पावर फंक्शंस गोज लाइक ए इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। अनदर फॉर्म जो दिया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, जिसका इक्वेशन जो है और जनरल इक्वेशन है आपका y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जनरल मॉडल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये है। और एक स्पेसिफिक एग्जांपल हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a की जगह पे एक कोफिशिएंट का वैल्यू 1 है, माइनस बी माइनस 8x, तो यहाँ पे b कोफिशिएंट का वैल्यू माइनस 8 है और c कोफिशिएंट का वैल्यू 18 है। अब कर्व जो है वो क्वाड्रेटिक का है। एक्सपोनेंशियल तीसरा जो पांचवा इक्वेशन जो है वो एक्सपोनेंशियल है, और मॉडल जो है एक्सपोनेंशियल मॉडल है, और y इज इक्वल टू a इंटू बी का पावर x, और एग्जाम्पल जो है वो y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। नाउ हियर आर द 3 बेसिक रूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग ए गुड मैथमेटिकल मॉडल। देखो, एक गुड मैथमेटिकल मॉडल को आइडेंटिफाई करने के लिए 3 बेसिक रूल्स यहां पे दिए जा रहे हैं। पहला क्या है? लुक फॉर ए पैटर्न इन द ग्राफ। पहला काम क्या करना है हमें? कंस्ट्रक्ट ए ग्राफ, कंपेयर इट टू दोज shown here and identify the model that appears to be most similar। मतलब आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है और उस ग्राफ को कंपेयर करना है, जो 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ जो हमने दिखाया अभी प्रीवियस स्लाइड में, उस ग्राफ से कंपेयर करना है। वो वहां से आपको आइडिया लगेगा कि वो लॉगरिथमिक फंक्शन है या पावर फंक्शन में है या लीनियर है या आपका जो है लीनियर है, पावर फंक्शन, लॉगरिथमिक, क्वाड्रेटिक, इसमें से किस ग्राफ से उसका नेचर जो है, जो हमने जो डेटा, जिस डेटा के लिए ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया है, वो किससे मिलता जुलता है, राइट। एंड देन वी कैन आइडेंटिफाई द मॉडल दैट अपीयर्स टू बी द मोस्ट सिमिलर, राइट। तो डेटा देख करके आपको पता चलेगा। तो फर्स्ट स्टेप है लुक फॉर ए पैटर्न इन द ग्राफ। दूसरा पॉइंट क्या है? कंपेयर वैल्यूज ऑफ आर स्क्वायर। फॉर ईच मॉडल being considered, use technology to find the value of the coefficient of determination r square. Choose functions that result in larger value of r square because such larger value corresponds to a function that better fits the observed data, right। तो सेकेंड स्टेप क्या करना है? हमें r स्क्वायर के वैल्यूज को कंप्यूट करना है, और हर मॉडल के लिए जो भी जितने तरह के जो पॉसिबल मॉडल जो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि इस टाइप का ये मॉडल हो सकता है बाय लुकिंग एट द ग्राफ, पैटर्न इन द ग्राफ, उसके लिए आप हमें क्या करना है कि हर मॉडल के लिए फॉर ईच मॉडल वी हैव टू डिटरमिन द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन दैट इज द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। और जिस मॉडल का आर स्क्वायर, जिस मॉडल का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, आर स्क्वायर का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, लार्जर वैल्यू जो होगा जिसका, उसको हम लोग एज्यूम करेंगे कि वो इट इज द मॉडल और द फंक्शन दैट बेटर फिट्स द ऑब्जर्व्ड डेटा। तो उसी मॉडल को हमें चूज करना है जिस मॉडल के लिए आर स्क्वायर का वैल्यू हमें मैक्सिमम आता है या लार्जर आता है। Don't place much importance on a small differences, such as the difference between the r square is equal to 0.984 and r square is equal to 0.989। अब यहाँ पे
थर्ड डेसिमल में जाकर के डिफरेंस है। तो बोल रहे कि डोंट प्लेस मच इंपॉर्टेंस ऑन दिस स्मॉल डिफरेंस, मीन्स दोनों में से कोई भी जो होगा वो ओके हो सकता है। अनलाइक इन सेक्शन 10.4 we don't need to use the values of adjusted R square because the examples of this section all involve a single predicted variable. It makes sense to compare the value of R square. देखो एडजस्टेड आर स्क्वायर वैल्यू को कंपेयर करेंगे जब मल्टीपल वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन होगा, मींस मल्टीपल रेगुलेशन के केस में। यदि एक ही सिंगल प्रिडिक्टेड वेरिएबल है तो उस केस में हम लोग आर स्क्वायर इंस्टेड ऑफ यूजिंग द एडजस्टेड आर स्क्वायर हम लोग यूज करेंगे आर स्क्वायर के वैल्यू को। इसको वी विल कंपेयर द आर स्क्वायर वैल्यू। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इट सेज in addition to R square, another measure used to assess the quality of a model is the sum of a square of the residual. So sum of the square of the residual जो है हम लोग इसको भी मॉडल क्वालिटी ऑफ मॉडल को जज करने के लिए यूज कर सकते हैं, और उस केस में सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल जो होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। जिसका मिनिमम होगा, सबसे कम होगा, वो मॉडल बेस्ट होगा। नाउ थर्ड पॉइंट जो है बेसिक रूल है कि कौन सा मॉडल जो है वो सबसे अच्छा है, उसके लिए थर्ड पॉइंट बोल रहा है थिंक, सोचिए। और उस केस में हमें क्या करना है, वी हैव टू यूज कॉमन सेंस, अपना कॉमन सेंस लगाना है। एंड डोंट यूज ए मॉडल दैट लीड्स टू प्रिडिक्टेड वैल्यूज दैट आर अनरियलिस्टिक। ऐसा मॉडल हमें यूज नहीं करना है जिसका प्रिडिक्टेड वैल्यूज जो आ रहा है वो बिल्कुल अनरियलिस्टिक लगता है, या अनरियलिस्टिक वैल्यूज आ रहा है तो वो मॉडल हम यूज नहीं करेंगे। यूज द मॉडल टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यूज, पास्ट वैल्यूज एंड वैल्यूज फॉर मिसिंग डेटा एंड देन डिटरमिन वेदर द रिजल्ट्स आर रियलिस्टिक एंड मेक सेंस। तो उस केस में हम कैसे पता करेंगे कि वो हमारा रिजल्ट जो है, जो प्रिडिक्शन जो भी आ रहा है वो सेंसेबल प्रिडिक्शंस है या नहीं है। तो उसके लिए हमें पास्ट के वैल्यूज को कैलकुलेट करना है उस मॉडल से, फ्यूचर वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, और जहां जहां पे मिसिंग डेटा है उसके वैल्यूज को कंप्यूट करना है। और बाय लुकिंग एट दिस थ्री वैल्यूज, फ्यूचर वैल्यूज, पास्ट वैल्यूज एंड द मिसिंग डेटा वैल्यूज, हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं कि रिजल्ट जो आ रहा है वो रियलिस्टिक है या नहीं है, वेदर इट इज सेंसेबल और नॉट। Don't go too far beyond the scope of the available sample data. जब हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं फ्यूचर वैल्यूज, पास्ट वैल्यूज एंड द मिसिंग डेटा, उस समय पे जो डेटा का रेंज, जो स्कोप ऑफ द सैंपल डेटा था, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है। मतलब जो सैंपल डेटा का जो रेंज जो था, जहां से जहां के बीच में वैल्यू था, और जिस तरह का सैंपल डेटा था, उसी तरह के हमें प्रिडिक्शंस करने हैं पॉपुलेशंस के लिए। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो 3 बेसिक रूल्स जो हैं वो, लेट अस समराइज दिस पॉइंट कि 3 बेसिक रूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग ए गुड मॉडल आर, फर्स्ट हमें क्या करना है, वी हैव टू लुक द पैटर्न इन द ग्राफ, राइट। और उस ग्राफ का पैटर्न, जैसे हमने ग्राफ का पैटर्न देखा, हमारे पास ऑलरेडी डिफरेंट टाइप्स के जो नॉन लीनियर एंड नॉन लीनियर फंक्शन है, उनका ग्राफ का नेचर हमें पता है कि लीनियर का ऐसा नेचर आता है, पावर फंक्शन का ऐसा आएगा, नेचुरल लॉगरिथम का ऐसा आएगा, राइट, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इस टाइप का ग्राफ आएगा। तो हमारे पास ऑल एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का ग्राफ ऐसा आएगा। तो हम ग्राफ के नेचर को देख करके हम कंपेयर कर सकते हैं, राइट, कि कौन सा किस टाइप का ये मॉडल बन सकता है। तो जैसे हमें मॉडल का टाइप डिसाइड हो गया, तो हम लोगों को क्या करना है, अब मॉडल डेवलप करना है, और हर जो मॉडल जो होगा उस मॉडल के लिए उसमें कोफिशिएंट ही हमें चेंज करना है। तो जब भी हम कोफिशिएंट चेंज करेंगे तो फाइनली हमारे पास क्या होगा, आर स्क्वायर का वैल्यू आएगा। जो आर स्क्वायर का वैल्यू जो भी आ रहा है मेरा, उस आर स्क्वायर के वैल्यू से देखना है कि सबसे ज्यादा जो है वो आर स्क्वायर का वैल्यू किसका है। तो जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, आर स्क्वायर का वैल्यू ज्यादा होगा, वो मॉडल हमारे लिए बेहतर मॉडल होगा। हम लोग
बेहतर मॉडल के लिए हम लोग सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूअल का भी यूज कर सकते हैं, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूअल जो होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, फाइनली जो मॉडल बन भी गया तो वहां पे देखना है कि वो मॉडल जो है का प्रिडिक्टेड रिजल्ट जो है वो सेंसिबल रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि वो अनरियलिस्टिक रिजल्ट आ रहा है तो वैसे भी मॉडल हमें रिजेक्ट करना है, क्योंकि उसका रियलिस्टिक आंसर आना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है कि जो मॉडल डेवलप हुआ उसका पास्ट वैल्यूज कैलकुलेट उस मॉडल से कैलकुलेट करिए, उससे फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है, और उससे मिसिंग डेटा प्रेडिक्ट करना है। तीनों वैल्यूज देखने के बाद हमें आइडिया लग जाएगा कि ये सेंसिबल रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, राइट। और हमेशा जब भी जो ये वेरिएबल कैलकुलेट करना है हमें, फ्यूचर वैल्यू, पास्ट वैल्यूज या मिसिंग डेटा का वैल्यू जब कैलकुलेट करना है, उस समय पे हमें ध्यान रखना है कि हम कोई भी एस्टिमेशन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ अवेलेबल सैंपल डेटा के न करें, राइट। लेट्स मूव अहेड, राइट। Example 1, finding the best population model. Table 10.7 lists the population of United States for different 20 years interval. ये एक टेबल दिया हुआ है जो पॉपुलेशन इन मिलियंस में दिया हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स का, और ये क्या किया, एवरी 20 ईयर्स के इंटरवल पे हमें उसका पॉपुलेशन जो है इन मिलियंस में रिप्रेजेंट किया हुआ है, राइट। और फाइंड बोल रहे हैं, फाइंड ए मैथमेटिकल मॉडल फॉर पॉपुलेशन, फॉर द पॉपुलेशन साइज, देन प्रिडिक्ट द साइज ऑफ द यूएस पॉपुलेशन इन द ईयर 2040। और इस मॉडल से हमें क्या करना है, यूएस का पॉपुलेशन जो है वो 2040 में क्या होगा वो पता करना है। तो यहाँ पे देखते हैं एक ईयर, पहला कॉलम जो है वो ईयर का है, राइट। यहाँ पे क्या कर दिया, ईयर को कोड कर दिया, लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके 12 तक, और यहाँ पे पॉपुलेशंस दिया हुआ है, राइट। नाउ let's come up to the solution. First we code the year values by using 1, 2, 3 instead of 1800, 1820, 1840 and so on. The reason for this coding is to use the value of x that are much smaller and much less likely to cause computational difficulty. देखो यहाँ पे क्या किया, कोडिंग, द रीजन फॉर कोडिंग इज इंपॉर्टेंट एंड यू शुड लर्न दिस पॉइंट ऑल्सो। इसलिए कोड किया गया है क्योंकि वी वांट टू रिड्यूस द कंप्यूटेशनल डिफिकल्टीज। 1, 2, 3, 4 और 12 नंबर्स जो है इसके बीच में कोई भी कंप्यूटेशंस करना हो तो ये इजी रहेगा, लेकिन यही वैल्यूज और नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ते जा रहे हैं तो वहां पे कंप्यूटेशनल डिफिकल्टीज हो सकती है, बढ़ेगी बेसिकली। सो इसलिए इसको क्या कर दिया हमने, कोड कर दिया। नाउ मूव अहेड, लुक एट द पैटर्न नाउ। तो पहला बोला था कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेटा के पैटर्न को देखेंगे, राइट। सो लुक फॉर ए पैटर्न इन द ग्राफ। अब ग्राफ का पैटर्न, एग्जामिन द पैटर्न ऑफ द डेटा वैल्यूज इन द TI-83 84 प्लस डिस्प्ले। मतलब ये जो है ऑब्लिक 84 प्लस डिस्प्ले, ये सॉफ्टवेयर का डिस्प्ले है जो हमारे डेटा पैटर्न्स को इंडिकेट कर रहा है। इस एक्सिस पे ईयर कोडेड है और इस एक्सिस पे हमारे पास पॉपुलेशन है, राइट। Now and compare the pattern to the generic model shown earlier in this sections. जो हमारे पास जो अलग अलग फंक्शन जो थे उससे कंपेयर करना है, लाइक लीनियर, पावर, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, क्वाड्रेटिक। तो देखना है कि किस ग्राफ के पैटर्न से हमारा ये ग्राफ जो ड्रॉ हुआ हो उससे मिलता जुलता है।
द पैटर्न ऑफ दोज पॉइंट्स इज क्लियरली नॉट स्ट्रेट लाइन। पहला चीज, एक तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये क्लियरिटी हो गई, राइट। सो वी रूल आउट फॉर लीनियर मॉडल, इसलिए यहाँ पे लीनियर मॉडल नहीं होगा, राइट। द पैटर्न of those points is clearly not a straight line, so we rule out a linear model. Good candidate for the model appears to be quadratic हो सकता है, या एक्सपोनेंशियल हो सकता है, या पावर फंक्शन हो सकता है, राइट। तीन तरह की पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है, या तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, या एक्सपोनेंशियल होगा, या पावर फंक्शन होगा, राइट। लेट्स मूव। तो फर्स्ट पॉइंट हमने ये आइडेंटिफाई किया उसके पैटर्न को, और वहां पे हमने चार्ट आउट कर लिया कि तीन में से कोई ना कोई एक होगा, क्वाड्रेटिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, या पावर फंक्शन हो, राइट। नाउ अब क्या करना है हमें, फाइंड एंड कंपेयर द वैल्यूज ऑफ आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर के वैल्यूज को कंपेयर करना है हमें। अगेन द ग्राफ फॉर क्वाड्रेटिक मॉडल इज शोन इन द मार्जिन। अब ये क्वाड्रेटिक मॉडल जो है वो हमें यहाँ पे दिखाया कि इसके लिए y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उस मॉडल के लिए हमारे पास a का वैल्यू दिया हुआ है, इसको फिर b का वैल्यू दिया है एंड c का वैल्यू दिया है, और उस केस में आर स्क्वायर का वैल्यू जो है 0.9946363818 है, राइट। फॉर द क्वाड्रेटिक मॉडल आर स्क्वायर इज 0.99 है, राउंडेड, which is quite high. Table 10.8 includes this result with the result from the two other potential models. In comparing the values of the coefficient r square, it appears that the quadratic model is best because it has the highest value of 0.9995. If we select the quadratic function as the best model, we conclude that the equation y will be equal to 2.75 x square minus 5.80 x plus 9.66. Best describes the relationship between the year x coded with x is equal to 1 representing 1800 and x is equal to 2 representing 1820 and so on, and the population y in millions based on its r square value of 0.9995. The quadratic model appears to be best, but other values of r square are also quite high. Our general knowledge of population growth might suggest that the exponential model is appropriate. With a constant birth rate and no limiting factor, population will grow exponentially. ठीक है, अभी हमने क्या देखा, आर स्क्वायर के वैल्यू पे जो हमने देखा कि उसके वैल्यू पे जो हमारा क्वाड्रेटिक मॉडल जो है वो बेस्ट आ रहा है। अब देखते हैं आगे जो, क्योंकि हमारा मेन कंडीशन जो था वो आर स्क्वायर के वैल्यू को चेक करना था, क्योंकि तीन फंक्शन से तो मतलब मैच कर ही रहा है हमारा ग्राफ, क्वाड्रेटिक हो सकता है या एक्सपोनेंशियल हो सकता है या पावर फंक्शन हो सकता है। तो उसमें से हमने ये देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बेस्ट आ रहा है, और कॉमन सेंस जनरल नॉलेज क्या बोल रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो माइट सजेस्ट दैट कि एक्सपोनेंशियल मॉडल जो होना चाहिए वो मोस्ट अप्रोप्रिएट होना चाहिए, क्योंकि विथ कांस्टेंट बर्थ रेट एंड नो लिमिटिंग फैक्टर पॉपुलेशन विल ग्रो एक्सपोनेंशियली। सो ये तीन तरह के मॉडल जो थे, हमारा क्वाड्रेटिक मॉडल, एक्सपोनेंशियल मॉडल और पावर मॉडल, उसमें आर स्क्वायर का वैल्यू सबसे ज्यादा जो है क्वाड्रेटिक मॉडल के लिए है, और तीनों ही हमारे पास, तीनों से ही हमें रिलेशनशिप मिले हुए हैं, राइट, करेक्ट।
तो यदि हम मान लो कि एक्सपोनेंशियल यूज करेंगे तो हम मुझे ये इक्वेशन यूज करना है, मॉडल यूज करना है, और जब हम पावर फंक्शन का सेलेक्ट करेंगे तो उस केस में हमारा इक्वेशन जो होगा y इज इक्वल टू 3.26x और उसका पावर जो होगा 1.79 हो जाएगा. टू प्रिडिक्ट द यूएस पॉपुलेशन फॉर द ईयर 2040, first note that the year 2040 is coded as x is equal to 13. So substituting x is equal to 13 into the quadratic model, जो हमारा y जो बनेगा 2.75 x square minus 5.80 into x plus 9.66 will result y is equal to 399, which indicates that the US population is estimated to be 399 million in the year 2040. 2040. तो सिंपली उसके बाद जो है यही 13x जो मतलब 2040 के लिए जो x की कोडिंग थी, चूंकि हमने सारा रिलेशनशिप जो है उस कोडेड वैल्यू पे निकाला है, तो उसी कोडिंग में ये वैल्यू भी रखना है जाकर के x इज इक्वल टू मतलब 2040 के लिए 13 रखना है हमें. तो हमें आंसर जो होगा वो यहाँ पे मिल जाएगा 399 मिलियन जो होगा वो पॉपुलेशन होगा इन द ईयर 2040 में. राइट. नाउ थर्ड स्टेप जो है थिंक द फोरकास्ट रिजल्ट ऑफ 399 मिलियन in 2030 seems reasonable. As of this writing, the latest figure from the US Bureau of Census used much more sophisticated method to project that the US population in 2040 will be 373 million. However, there is a considerable danger in making estimate for times that are beyond the scope of the available data. For example, the quadratic model suggests that in 1492, the US population was 663 million, which is a result of a statistician referred to as ridiculous. The quadratic model appears to be good for the available data 1800 to 2020, क्योंकि हमारा डेटा जो है वो इसी के बीच पे हमारा मॉडल बना हुआ. बट अदर मॉडल माइट बी बेटर इफ नेसेसरी टू मेक फ्यूचर पॉपुलेशन एस्टिमेट. राइट. यही है स्कोप ऑफ वेरिएबल की बात. स्कोप ऑफ द डेटा जो था हमारा अवेलेबल डेटा जहां से हमने सैम्पलिंग ली थी वो 1800 से लेकर के 2020 के बीच का है. तो इस बीच का डेटा जो भी होगा उसके लिए जो भी प्रेडिक्शंस करेंगे वो एक्यूरेट आएगा. लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि फ्यूचर 2040 के लिए जो हम प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, क्योंकि सिंस इट इज गोइंग बियॉन्ड द स्कोप, या आप यदि 1492 पास्ट का यदि प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, अगेन इट इज गोइंग बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द सैंपल डेटा. इसलिए ये प्रेडिक्शन जो है स्टैटिस्टिशियंस जो हैं वो इसको अच्छा नहीं मानते. दे रेफर्स टू एज रिडिकुलस. Now, next example 2 for interpreting the value of r square. In example 1, we obtain the value of r square is equal to 0.9995 for the quadratic model. Interpret this value as it relates to the predictor variable of year and the response variable of population size. Now, हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमारा वैल्यू जो है आर स्क्वायर का वैल्यू हमें मिला है. हमारा आर स्क्वायर का वैल्यू इतना है. क्वाड्रेट किसके लिए? तो क्वाड्रेटिक मॉडल के लिए है. अब बोल रहा है कि इंटरप्रेट द वैल्यू एज इट रिलेट्स टू प्रिडिक्टर वेरिएबल ऑफ ईयर. एक तो प्रिडिक्टर वेरिएबल ऑफ द ईयर एंड रेस्पॉन्स वेरिएबल ऑफ द पॉपुलेशन साइज के रेस्पेक्ट में इसको हमें इंटरप्रेट करना है. इन नाउ कम टू द सॉल्यूशन. लाइक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ईयर ऑब्लिक पॉपुलेशन डेटा फ्रॉम टेबल 10.7,
the value of r square is equal to 0.995 can be interpreted as follows. क्या? Though that the 99.95% of the variation in the population size can be explained by the quadratic expression equation given in example 1 that relates to year and the population size. क्योंकि हमें पता है आर स्क्वायर का वैल्यू जो है वो कितने 99.5% ऑफ द वेरिएशन इन y प्रिडिक्टेड वेरिएबल y वाला को एक्सप्लेन करता है. आर स्क्वायर का वैल्यू जो भी आएगा ये ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं. एग्जाम्पल 3 देखते हैं. एग्जाम्पल 3 रीड करते हैं ये क्या बोलता है. Right. Example 3 is related with COVID-19 virus pandemic. As this was being written in 2020, the COVID-19 virus was sweeping the world. In the United States and many other countries, residents were instructed to stay at home. Restaurants, movie theaters, and many other non-essential businesses were ordered closed. The 2020 Olympics were postponed for a year and many other professional sports were cancelled or postponed. Listed below are number of deaths in the United States resulting from the virus. The deaths occurred on consecutive days beginning with March 16, 2020, which was very early in the growth of the virus. Predicting future deaths becomes critical because those predictions could determine the distribution of important resources such as hospital ventilators used in attempts to prevent deaths. Modeling the data became important as well as we all sought a return to normal life. Consequently, there were extensive and intensive efforts to develop and revise models. Use the listed data to find a mathematical model and use it to predict the number of deaths on the following day. How accurate the prediction when compared to the actual number of 367 deaths that did occur. Now 19, 22, 48, 59, 53, 126, 73, 203, 225, 264. So हमें बेसिकली ये डेटा जो है वो कोविड पेंडेमिक के टाइम का डेटा है और इसमें हमें फ्यूचर डेथ को प्रिडिक्ट करना है बेसिकली. और ये डेटा जो दिया हुआ है हमें एक मॉडल पता करना है इस डेटा के बेसिस पे एंड उसको प्रिडिक्ट करना है कि नंबर ऑफ डेथ्स इन द फॉलोइंग डे में कितना होने वाला है. और उसके बाद बोल रहे हैं कि हाउ एक्यूरेट इज द प्रिडिक्शन व्हेन कंपेयर टू द एक्चुअल 367 डेथ दैट डिड अकर. द फॉलोइंग ईयर में डेथ जो हुआ वो 367 हुआ है एक्चुअली और इस मॉडल जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं उससे कितना है वो चीजें कंपेयर करना है. यूज द डेज अगेन यूज द डेज कोडेड एज 1, 2, 3. राइट. The quadratic and exponential models are very close with the value of r square और उसका वैल्यू एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिला. एक तो मिल रहा है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरा जो है एक्सपोनेंशियल मॉडल मिला जिसका वैल्यू r स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 0.918817 है और 0.918372 है. तो 3 डिजिट तक तो बिल्कुल दोनों में सेम है 0.918 और 0.918. उसके बाद 3 डिजिट के बाद जाकर के डिफरेंस है. ये 8 है और ये 7 है. Given that population tends to grow exponentially, हम लोगों ने
जो मॉडल यूज करा, we choose the model exponential model y is equal to 15.1 into 1.34 to the power x as best, even though its r square value is very slightly lower than that of the क्वाड्रेटिक मॉडल। हमने एक कुछ डिस्कशन में ये भी बात बोला था कि जो गुड मैथमेटिकल मॉडल चूज करना है, वहां पे जो स्मॉल डिफरेंस है उसको उतना ध्यान में नहीं रखना है, हमें अपना कॉमन सेंस लगाना है। यहाँ पे जो थर्ड डिजिट के बाद जाकर के वो भी स्मॉल डिफरेंस मिल रहा है, तो डिफरेंस भी बहुत स्मॉल है, ये भी एक चीज नोटिस करने की बात है। और कॉमन सेंस हमारा बोलता है कि एक्सपोनेंशियल मॉडल को, डेटा जो इस टाइप का डेटा जो है वो एक्सपोनेंशियल मॉडल को फॉलो करता है, राइट क्योंकि पॉपुलेशन टेंड्स टू ग्रो एक्सपोनेंशियली। द प्रिडिक्शंस फॉर द नेक्स्ट डे, उस केस में आ रहा है 378 डेथ्स, 388 if using unrounded coefficient, which is close to the actual number 367 deaths. The quadratic model yields the prediction of 329 deaths. Right. Thank you. So if there is any doubt, it is welcome. Otherwise, thank you from my side. Thank you, sir. Thanks.